नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हम यहां पर यूपी टेट के जो 2011 से लगाकर 2022 तक आपके पेपर हुए हैं उनके हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज यहां पर प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज आपको यहां पर पर्यावरण अध्ययन में प्रमुख लोक नृत्य से प्रश्न पूछे गए आपके यूपी टेट एग्जाम में 2011 से 22 तक, उसमें मेले से प्रश्न पूछे गए और जनजाति से। इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा। किसी भी प्रकार से यदि आगे प्रश्न पूछे जाएंगे लोक नृत्य, मेले और जनजाति से, तो इस वीडियो के बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आपका 1, 2, 3 है ना, 3 यहाँ पर टॉपिक है और तीनों से एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 3 नंबर यहाँ पर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया। इसके पहले हमने जो वीडियोस बनाए उसके बारे में आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताऊंगा। देखिए, राष्ट्रीय अभ्यारण्य एवं उद्यान, जितने भी यूपी टेट 2011 से 22 तक पूछे गए थे आपके राष्ट्रीय अभ्यारण्य एवं उद्यान से संबंधित प्रश्न, उनकी व्याख्या हमने आपको बताई है। उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसके बाद में नदियाँ, पठार, बांध और सागर का एक ही वीडियो में सारे ये जितने भी टॉपिक है सारे क्लियर करे हैं, हर एक प्रश्न की व्याख्या आपको दी है। दूसरा वीडियो ये बनाया है। तीसरा वीडियो आपको पर्यावरण के प्रमुख दिवस जो पूछे गए हैं उन पर एक वीडियो बनाया है। सौरमंडल पर वीडियो बनाया है और मुख्यालय और अधिवेशन, ये 5 वीडियोस अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। छठा वीडियो है। यदि आपने उन 5 वीडियो को नहीं देखा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, उस पर जाएगा तो सारे वीडियो आपको 1 बाय 1 करके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 2011 से लगाकर 22 तक जितने भी आपके लोक नृत्य, मेले और जनजाति से प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर देखिए, आप वीडियोस देखते हैं, आप लाइक नहीं करते तो वीडियो को आपको लाइक करना है, उसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है यदि इस प्रकार के आपको और भी वीडियो चाहिए तो। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे ऐप से ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर बहुत सारी पीडीएफ फ्री में उपलब्ध हो जाएगी, तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और रेटिंग जरूर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था, ये सीटेट एग्जाम में भी पूछा गया है और यहाँ पर यूपी टेट एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। राजस्थान का है, तमिलनाडु का है, असम का है या फिर उत्तर प्रदेश का है। बिहू के बारे में पूछा गया है और सभी को इसके बारे में पता होगा कि ये असम राज्य का लोक नृत्य। ये देखिए, काफी बार पूछा गया है, बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं लोक नृत्य के, यानी कि कहने का मतलब यहाँ रखे गए हैं क्योंकि ये जो प्रश्न है वो रिपीट हुए हैं बार बार, है ना। हर प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम राज्य का लोक नृत्य है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यूपी टेट में जो आगे पूछे जाने वाले जो लोक नृत्य है किस प्रकार के पूछे जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे घूमर नृत्य के बारे में आपसे पूछा जाए कि घूमर नृत्य कहाँ का लोक नृत्य, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका राजस्थान का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये आपका तमिलनाडु का है ना। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर एक और है नौटंकी, है ना। ये जो नौटंकी है ये भी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली ये आपका केरल का है। ये प्रश्न भी आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था, आगे ये प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। जो कथकली है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो केरल का है। कुचिपुड़ी पूछा जा सकता है आगे, तो ये किसका होगा, आपका आंध्र प्रदेश का होगा। ये 4-5 जो लोक नृत्य है ये इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न जो लोक नृत्य से पूछा गया था, पूछे गए प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है जो आपका जनजाति से, थारू जनजाति से प्रश्न पूछा गया था। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, थारू जनजाति, है ना। और भी जो इंपोर्टेंट जनजाति उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, क्या उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में है, थार मरुस्थल में है या फिर झारखंड में है। तो यहाँ पर थार से थार मरुस्थल नहीं होगा। थारू जनजाति के बारे में पूछा गया भारत में, तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ये निवास करती है थारू जनजाति। ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे थारू जनजाति के बारे में, और भी 2-3 जनजाति मैंने रखी जो कि काफी इंपोर्टेंट हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले थारू जनजाति के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में थाई, है ना, विकल्प में थाई, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। यहाँ से शुरुआत करते हैं कि थारू समुदाय के लोग जो है वो भारत और नेपाल दोनों देशों में पाए जाते हैं। भारत में भी पाए जाते हैं और आपके नेपाल में भी पाए जाते हैं। और भारतीय तराई क्षेत्र में अधिकांशता, यदि यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर विकल्प में दे दिया उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, तो आपने टिक कर दिया। लेकिन राज्य के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में तथा बिहार राज्य में ये आपके रहते हैं ये लोग, जो थारू जनजाति के लोग होते हैं। और याद रखिएगा, एक और प्रश्न पूछा जाता है, काफी प्रचलित है, कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है। वैसे अभी नहीं मनाती है वर्तमान में, लेकिन पहले ये मनाया जाता था दीपावली को शोक पर्व। पूछा जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाते थे, तो याद रखिएगा थारू जनजाति मनाते थे। साथ में यहाँ पर भील जनजाति। यदि आपसे पूछा जाता कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, देखिए कहीं कहीं गोंड जनजाति के बारे में भी मिलता है आपको, है ना, गोंड जनजाति। तो मैं आपको बता दूं कि
2011 में जो आपका जनसंख्या, आपकी जो जनसंख्या की गणना हुई थी ना, उसमें उसी के अनुसार यदि बात करें तो भील जनजाति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति निकल के आती है 2011 के अनुसार कौन सी होगी? भील जनजाति होगी। कहीं कहीं गोंड जनजाति है, तो मुझे नहीं लगता है कि गोंड सही होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? भील जनजाति प्रतिशत में। याद रखिएगा, यदि आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो भील जनजाति आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। और भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पर रहती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है, आपके आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में पाई जाती है। कभी कभी विकल्प में 3 राज्य दे देते हैं, जैसे कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इन सभी राज्यों में भील जनजाति पाई जाती है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में पाई जाती है भील जनजाति, है ना। आगे बात करें, जैसे गोंड जनजाति है, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोई कोई जगह यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो मुझे नहीं लगता कि वो है होगी। क्या है सबसे बड़ी जनजाति? आपकी भील है ना। कौन सी है? भील है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और यह जनजाति मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़, आपके महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एवं उड़ीसा में। तो ये सारे राज्य जो शुरू के राज्य, इसको तो आपको याद ही करना है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश को भी साथ में याद रख लेना है। तो ये सभी जो राज्य है इनमें पाई जाती है आपकी गोंड जनजाति और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना। और संथाल जनजाति, ये जो मैंने आपको भील जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति, 3 जनजाति के बारे में एक्स्ट्रा बताया है और तीनों की तीनों ही इंपोर्टेंट है। संथाल जनजाति, ये जनजाति मुख्य निवास कहाँ पर है? इसका कौन सा क्षेत्र है? तो आपका झारखंड है। यहाँ पर देखिए, संथाल जनजाति सीधे पूछा जाए आपको इससे कि संथाल जनजाति कहाँ पर निवास करती है, और झारखंड विकल्प में बिल्कुल झारखंड पहले दे दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको बोल्ड किया गया है। तो झारखंड को आपको याद रखना है, साथ में बिहार और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम को भी याद रखना, लेकिन आपको झारखंड को नहीं भूलना है क्योंकि विकल्प में ज्यादातर झारखंड ही दिया जाता है। तो संथाल जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और असम राज्य में पाई जाती है संथाल जनजाति। तो तीनों चारों जनजाति के बारे में बताया है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो इंपोर्टेंट है उन्हीं के बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला की बात करें, ये कहां पर आयोजित होता है? पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या फिर नासिक में। देखिए, हरिद्वार और नासिक में तो जो कुंभ मेला है वो आयोजित होता है, एक तो पुष्कर में होता है आपका पशु मेला और सोनपुर में होता है। तो सबसे बड़ा मेले की बात करें पशु मेला, तो वो होता है आपका सोनपुर में। कहां पर होता है? सोनपुर में। सारी जानकारी एक एक करके दी गई है, तो मैं आपको बताऊंगा सोनपुर कहां पर है? बिहार में। कहां पर ये? बिहार में। यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए, एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है? सोनपुर में, है ना। और सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा, कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा, यानी कि नवंबर से दिसंबर में ये मेला लगता है। और यहाँ मेला, देखिए यहाँ पर नदी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि जैसे कि सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाए कि जो सोनपुर में मेला लगता है पशु का, है ना, वो किस नदी के तट पर लगता है? तो आपको पता होना चाहिए गंडक नदी, है ना। कौन सी? गंडक नदी के तट पर लगता है, क्योंकि ये आगे एक प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया आपका नासिक से संबंधित ना, जो नासिक में आपका कुंभ मेला लगता है उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है कि वो किस नदी के तट पर लगता है। तो आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक एक करके हम बात कर लेते हैं। 4 विकल्प के आधार पर मैंने यहाँ पर आगे रखा है कि जैसे पूछा जाए कि विश्व का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विश्व का पूछ जाए, भारत का पूछे वो बात अलग है, एशिया का पूछे वो बात अलग है, लेकिन यदि विश्व का भी पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो वो कुंभ का मेला है। कौन सा है? कुंभ का मेला है, जो कि भारत राज्य के उत्तर प्रदेश में लगता है। कहां पर लगता है? वैसे तो ये 4 राज्यों में लगता है, 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। याद रखिएगा 4 जगहों के बारे में। और ये हर 12 वर्ष में लगता है। कितने? हर 12 वर्ष में एक बार मेला लगता है, जो कि प्रयागराज में लगता है, जो कि इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज कर दिया है, आपको पता ही होगा। हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, है ना। ये 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है, जो कि काफी बड़ा होता है और विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। और इन चारों में से कौन सा होगा आपका? वो जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है ना, प्रयाग। यहाँ पर उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है उसकी बात करें कि किस नदी के तट पर किया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है इसका आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है, तो शिप्रा नदी पर। यहाँ पर नदी आपको ध्यान में रखना है कि उज्जैन कुंभ मेले का जो आयोजन है वो शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। और प्रयागराज का जो कुंभ मेला है उसकी बात करें तो त्रिवेणी संगम, यानी कि गंगा नदी, यमुना नदी और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है, किसका? प्रयागराज के कुंभ मेले का, है ना। और यहाँ पर नासिक कुंभ मेले की बात करें, जो कि पूछा गया है आपके यूपी टेट एग्जाम में, तो ये गोदावरी नदी, है ना, गोदावरी नदी के तट पर नासिक कुंभ मेले का आयोजन किया गया है। इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो यही रखा गया है, आप देखेंगे ये पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए पुष्कर की बात की गई है ना,
पुष्कर जो पहला विकल्प है, यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया था पुष्कर मेले के बारे में। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है और पुष्कर मेले को ऊंट मेले और कार्तिक मेले के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर मेले से सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, उसको भी यहाँ पर रखा गया है, तो वो इसके बाद आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर नासिक के कुंभ मेले के बारे में। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर थोड़ी देर पहले हमने दिया था, क्या शिप्रा है, क्या नर्मदा है, क्या गोदावरी है, क्या ताप्ती है। 5 सेकंड में आपके लिए रुकूंगा, कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर देना है, क्योंकि लगभग 10 से 20 सेकंड पहले ही मैंने इसका आंसर बताया था। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है, 5 सेकंड है आपके पास, इसके बीच में ही आपको आंसर देना है। तो यहां पर मुझे लगता है आपने कमेंट्स के माध्यम से आंसर दे दिया होगा। जो नासिक मेला है, जो कुंभ मेला है, वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में आपको दे देते हैं। देखिए गोदावरी नदी के तट पर नासिक कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और यहाँ महाराष्ट्र के नासिक जिले में है ना, यदि यहाँ पर आपसे राज्य पूछे तो महाराष्ट्र में आता है नासिक जिले में। हर 12 वर्ष में, जो 4 मैंने यहाँ पर आपको राज्य बताए थे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये जो चारों राज्य इसमें 12 वर्ष में, हर 12 वर्ष में आयोजन होता है। और इनके बारे में मैंने आपको बताया था। यदि नासिक के बारे में पूछे कि नासिक में अब अगली बार जो कुंभ मेला लगेगा वो कब लगेगा, तो वो लगेगा आपका 2027 में। कब लगेगा? 2027 में त्र्यंबकेश्वर में होगा। ये कहां पर? त्र्यंबकेश्वर में है ना, नासिक के त्र्यंबकेश्वर में ये होगा 2027 में। और कुंभ मेला 4 जगहों पर, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 वर्ष में लगता है। इसके बारे में आपको बता ही दिया है। उज्जैन कुंभ मेला का जो आयोजन है शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे चुका हूं। नर्मदा नदी के किनारे, देखिए यहाँ पर एक विकल्प था नर्मदा नदी, है ना, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है। तो बरमान का मेला। कौन सा? बरमान का मेला लगता है, जो कि बरमान शहर में लगता है और यहाँ भारत के मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे बरमान का मेला लगता है। यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। 5वां प्रश्न, जैसे मैंने पुष्कर मेले के बारे में आपको बताया था कि सीधा सीधा आपसे पूछा गया था कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, क्या जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। ये प्रश्न भी आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो पुष्कर मेले के बारे में पूछा गया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। चाहे तो आप इसका आंसर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था। जो पुष्कर मेला है ये अजमेर में आयोजित किया जाता है। कहां पर? अजमेर में। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, वहां पर कम जानकारी आपको दी गई थी क्योंकि प्रश्न के अनुसार रखा गया था उसको, है ना। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। कहां पर? पुष्कर शहर में, है ना। और ये अजमेर जिले में है। और यहाँ पर राज्य पूछे तो कौन से राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। और यहाँ 5 दिनों का मेला है। कितने दिनों का मेला है? ये 5 दिनों का मेला है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी में शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर सप्ताह समाप्त हो जाता है। यानी कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर यह समाप्त हो जाता है। टोटल ये 5 दिन चलता है। और पुष्कर मेला को कार्तिक मेला के नाम से भी जाना जाता है, ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, है ना। और साथ में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता और आकर्षक कार्यक्रम को भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर पुष्कर मेले के बारे में भी आपको सारी जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रश्न में इसके जिले के बारे में पूछ लिया गया। आगे यहाँ पर कब मनाया जाता है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए 6ठा प्रश्न और लास्ट प्रश्न। जो मैंने 5 प्रश्न आपको बताए हैं वो ऐसा नहीं है कि एक एक बार पूछे गए हैं। लगभग सभी प्रश्न 2 से 3 बार पूछे गए हैं। हर यूपी टेट एग्जाम में एक एक प्रश्न तो पूछा ही गया है। तो यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। छोटा सा वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं है। यदि आपने वॉच कर लिया तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? सबसे सरल सा प्रश्न, सभी को पता है। जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर अमेरिका है। तो वो देश कौन सा है जो क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो वो देश कौन सा होगा? आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। हमारे जो ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर जो बाकी देश है आपने देखा होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहां पर है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसलिए क्रिसमस का जो त्योहार है वो गर्मियों में मनाया जाता है। अब गर्मियों में कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है आपका क्रिसमस का त्योहार।
तो ये जो टोटल 6 प्रश्न थे जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए थे, जो पूछे गए उन्हीं को लिया गया है, यहाँ पर ज़्यादा फालतू प्रश्न नहीं रखे गए, जो पूछा गया है उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। आगे यदि और भी कोई से विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने SST की मांग की है तो उस पर भी हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। संस्कृत की मांग की थी, उसकी आपने की थी कुछ समय पहले, तो उसको भी हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हमें टीचर मिलते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो ख्वाहिशें हैं, जिन सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए वो आते जाएंगे, है ना। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।